हाय गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। बहुत देर बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया है। और पोस्ट करे अभी लास्ट मंथ तो मैंने एक पोस्ट किया है, उससे पहले मैंने बहुत देर पहले वीडियो पोस्ट की थी। तो आऊँगा, मैं लाइव भी आऊँगा विद इन अपकमिंग डेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है आज के टाइम में, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिसेशन। थंबनेल आपने देखा होगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी और सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो रिसेशन को डिफाइन बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं। और आई थिंक उसको डिफाइन करने की जो प्रक्रिया है वो उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो वी आर नॉट अ लाइक हम स्टॉक मार्केट के अंदर डील नहीं करते ना। वी आर डीलिंग इन जॉब्स, वी आर डीलिंग इन सेल्सफोर्स। तो हम उसके ऊपर एजेंडा रखेंगे बिकॉज ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है। और ये टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने जैन फेब मार्च में जो वीडियोस बनाई हैं या अपलोड की हैं, जून जुलाई के अंदर भी अपलोड हुई होंगी, उसके अंदर 3-4 वीडियोस के अंदर मैंने नोटिफाई भी किया हुआ है आपको कि वेलकम टू रिसेशन। ठीक है, रिसेशन ना यूज करते हुए मैंने एक टर्म यूज किया, स्लो डाउन। और जो स्लो डाउन टर्म यूज किया वो इसी चीज के लिए की है। अब आप ये सोच रहे होगे कि पिछली चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने वो वीडियोस अपलोड की थी और आपके साथ लाइव सेशन लिया था तो काफी बच्चों ने वो वीडियोस देखी। और 3-4 ऐसे प्राणी हैं जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, रेगुलर शॉर्ट्स देखते हैं, रेगुलर कंटेंट देखते हैं, रेगुलर पोस्ट देखते हैं, क्योंकि उनको जॉब चाहिए। ठीक है, वो मेरे इंस्टाग्राम के अंदर एडिड है, वो मेरे टेलीग्राम के अंदर एडिड है, इनफैक्ट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया हुआ है। ऐसे 2-3 लोग ही हैं बस, ज़्यादा ऑडियंस नहीं है हमारी नेगेटिव। तो उन लोगों ने उस टाइम पे उस वीडियो पे ये कमेंट किया हुआ है कि यू आर गिविंग नेगेटिव, यू आर डूइंग नेगेटिव पब्लिसिटी, यू आर लाइक मेकिंग पीपल स्केयर ऑफ थिंग्स। ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में, मार्केट इज़ वेरी गुड। मैं तो कभी कहता ही नहीं हूँ कि मार्केट इज़ बैड। मैं सिर्फ, मेरा एजेंडा पता क्या रहता है हर सेशन के अंदर, अगर आप मेरा एजेंडा देखो तो वो बहुत क्लियर रहती है ये चीज़ कि मुझे कुछ जो चीज़ें आने वाली हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको वो समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि आने वाली जो चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन को समझाने के लिए बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो तुम्हें समझा देंगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन उसका जो सोल्यूशन है और उनके साथ जो मेंटली डील करना है वो कैसे करना है, ताकि जब भी वो चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने या दिमाग के सामने आए तो आपको ये ना लगे कि इस चीज़ के बारे में पता नहीं था और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। जब मैंने जैन फेब मार्च में ये बात करी थी कि मार्केट स्लो डाउन की तरफ जा रही है, देन एवरीबडी वाज कि यार हमें तो कॉल्स आ रही हैं, हमें तो कॉल्स आ रही हैं, हमें तो कॉल्स आ रही हैं। एक्चुअली वी एंटर्ड इनटू रिसेशन इन 2021 ओनली। ठीक है, दिसंबर में से ही रिसेशन थोड़ा स्लो डाउन स्टार्ट हो गया था। अभी 6 महीने पहले कुछ ज्यादा हुआ, अब बहुत ज्यादा डीप इनटू, अब हम ये नहीं कह सकते एज में आ गए, वी डोंट नो हाउ डीप इट्स गोना गो, बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट में मतलब आई एम नॉट डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कितने दिन रहेगा, आपको इसके बारे में वरी करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब पहले भी कभी रिसेशन आया ऐसे ऐसे डेज, क्योंकि ये ना आना बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज है ये। अगर कोई चीज स्लो डाउन होती है तो वो मतलब आपको आपको लग रहा होगा कि लाइक व्हाट स्टूपिडिटी इट इज, व्हाई ही सेइंग बहुत अच्छी चीज है, बट एक्चुअली इट इज वेरी गुड फॉर यू गाइस। एक्चुअली इट इज वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स। एक्चुअली इट इज वेरी गुड फॉर आईटी इकोसिस्टम। वो मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर, वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है। अब रिसेशन सबसे पहले ये डील करेंगे कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे और आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डील कैसे कर सकते हो। जो ट्रेंड स्टूडेंट है वो कैसे डील कर सकता है, जो नॉन ट्रेंड स्टूडेंट है वो कैसे डील सकते हैं, जो एंटर होना चाहते हैं आईटी के अंदर क्या वो एंटर हो, दिस इज द राइट डेज और नॉट, इज दिस, और किस टाइप की प्रोफाइल के अंदर अभी लोग हायरिंग करनी शुरू करेंगे और क्या हायरिंग चल भी रही है या नहीं चल रही। ये सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा, चीजों को तोड़ तोड़ के, ताकि आपको सरल तरीके से हर चीज को समझाया जाए। रिसेशन क्या है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, उससे क्या होता है बिजनेस थोड़े लोअर कर जाते हैं। और बिजनेस अगर कम चलेंगे, परचेसिंग कम होगी, हाई, उससे ऑब्वियसली अगर परचेसिंग कम होगी कंपनीज का प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉसेस बढ़ेंगे। उससे ऑब्वियसली हायरिंग कम होगी बिकॉज कंपनी नीड टू डील विद द एक्सपेंसेस। तो ये इसके पीछे काफी फैक्टर्स हैं, इसके पीछे काफी इकोनॉमिक फैक्टर हैं जिसको सोचने की हमें जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ना रिसेशन रिसेशन कर करके ना इसको इतना बड़ा वर्ड बना दिया। तुम ये सोचो कि एक थोड़ी सी ब्रेक लिया मार्केट ने और ये अच्छी है। अब हम मान लो सुबह काम करते हैं और एक लंच ब्रेक ले लेते हैं तो हम और एनर्जेटिक हो जाते हैं, राइट। और जो हमारे अब बैंक में जाते हैं 2 बजे ब्रेक होती है, तो 3 बजे वो ऐसे काम करते हैं कि 4 बजे हमें निकलना है यहाँ से। तो दैट इज हाउ इट इज। तो मार्केट और बढ़िया तरीके से निकलेगी आगे, और इसके क्या बेनिफिट होंगे वो बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये रिसेशन का
अब जो सिचुएशन चल रही है वो कैसी है और फ्यूचर में कब तक ये चलेगी। जो एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों के बारे में वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी गेम है 1-1.5 साल की है, जो कि पूरा एनालाइज करते हैं मार्केट्स को, और ऑलमोस्ट हमने 8 to 9 मंथ्स कंज्यूम कर चुके हैं इस 1-1.5 साल का। मतलब यू हैव टू डील विद मोर 6 to 7 मंथ्स। तो मतलब जून जुलाई तक देर विल बी ओपनिंग्स, उसके बाद हाइप में भी जाएगी मार्केट, डोंट वरी, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल चलेगी। अब सिचुएशन क्या है और कैसे उसको डील किया जाए, वी विल ऑब्वियसली टॉक लाइक अबाउट द सेल्स फोर्स एंड द जॉब इकोसिस्टम। अब मेरी जो वीडियोस हैं वो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले बच्चे भी देखते हैं, टेस्टर्स भी देखते हैं, लोग और डेवऑप्स वाले भी देखते हैं, सेल्स फोर्स वाले तो खासकर देखते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जॉब मार्केट कैसे चल रही है। जॉब मार्केट का हालत एक्चुअल में खस्ता है, ठीक है, खस्ता इन द सेंस मैं आपको सीधा सीधा स्पष्ट तरीके से बता सकता हूँ। अगर पहले एक दिन में, कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ, कोविड के पहले क्या होता था मैं वो भी बताऊंगा। कोविड के बाद क्या हुआ कि मार्केट के ऊपर ऐसा प्रेशर बना कि बहुत ज़्यादा हायरिंग होने लग गई, और ये जो टेक्नोलॉजी है एकदम से बूम कर गई, बिकॉज इंडस्ट्री नीड्स आईटी। उनको समझ आया कि हमें बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा, नहीं तो वी विल बी द आउट ऑफ द बिजनेस आफ्टर सम ईयर्स। जैसा कोविड ने बहुत सारे बिजनेस को आउट ऑफ बिजनेस कर दिया था, अगर किसी का बिजनेस भी आईटी इन्फ्लुएंस नहीं था, ऑटोमेट नहीं था, तो उनको ऑटोमेट करना, तो सीआरएम की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। सीआरएम में सबसे ज़्यादा जो चलने वाले सीआरएम वो एसएपी है, ओरेकल है, और जो कंपनी लीडर्स हैं, और सेल्स फोर्स है। तो दीज आर द लीडर्स। तो इसके अंदर इंडियन सीआरएम्स भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एंड चलो लेट्स नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर डीप, बट इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि सेल्स फोर्स ने एक बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाई, और नाउ इट्स अ वर्ल्ड नंबर 1 सीआरएम बिकॉज ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब उस चीज़ को अडॉप्ट करने लग गई इंडियन मार्केट। बट इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले तो इनके पास सेल्स फोर्स के खुद के पास डेवलपर नहीं थे, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, सेल्स फोर्स की लाइसेंसिंग सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट, जो कि इसको बहुत एक्सपेंसिव बना देती है। अगर कोई कंपनी सेल्स फोर्स ले रहा है, अडॉप्ट किया हुआ है, इट्स अ रिच कंपनी सबसे पहले तो, मतलब इट हैज़ अ गुड पोजीशन इन द मार्केट। ये सोच के चलो, क्योंकि वो इतना पैसा अगर किसी लाइसेंस के लिए, प्रोसेस के लिए दे रहे हैं, तो दे माइट बी अर्निंग गुड, दे माइट बी गुड अर्निंग इन अ गुड नंबर्स। ये पहली बात हो गई। तो सेल्स फोर्स एक अच्छी चीज़ निकल के आई, जो कि हर बिजनेस उसको अडॉप्ट करने लगे। इंडियन बिजनेस भी आजकल सेल्स फोर्स को अडॉप्ट करने लगे, और बहुत सारे बिजनेसेस, इवन स्कूल्स, कॉलेजेस, बहुत सारे बिजनेसेस को अडॉप्ट करने लग गए। सबसे और मेन जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री को आई, क्योंकि स्किल्ड वर्कर नहीं थे, ठीक है, और कंपनी क्या चाहती थी, जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में काम करते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड में कर रहा है, बैक एंड में कर रहा है, इनको सभी को सेल्स फोर्स में कन्वर्ट किया जाए। अब कुछ लोग, अब ये प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड है, वो कर रहे हैं फुल स्टैक, पूरा का पूरा कोड लिख रहे हैं। अब हमेशा आईटी इंडस्ट्री का ये दस्तूर रहा है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो चप्पड़ फाड़ के पैसा मिलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आईटी इंडस्ट्री की ये है कि अगर रिसेशन जैसी प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा फायरिंग भी यही करता है, और सबसे ज्यादा हायरिंग भी यही करता है, और सबसे ज्यादा पैसा भी इसमें मिलता है। ये तो आपको सबको पता है। अब जब फायरिंग की बात हुई तो अब अगर आप एस्टिमेट लगाओ, अब तक जो स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं मैं, मिड लेवल या अपर लेवल कंपनीज की बात नहीं कर रहा, इंडियन स्टार्टअप्स ने अब तक 25 से 30 हजार एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान एडटेक इंडस्ट्री का ही है, ठीक है, जिसमें अब उसके अंदर सबसे ज्यादा, अगर आप देखो फिगर्स कैसी हैं, डेवलपर्स नहीं हैं उसके अंदर जो फायर हुए हैं, दे आर नॉन टेक्निकल पर्सन इन स्टार्टअप्स। मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं। तो नॉन टेक्निकल पर्सन को सबसे पहले टारगेट किया जा सकता है, और आईटी वालों को यह पता है, जो बंदा कोड लिखता है, ही और शी हैज अ सम स्ट्रेंथ इन देयर पोजीशन, उनको फायर करने के लिए कंपनी को 100 बार सोचना पड़ेगा। और कोई अच्छा डेवलपर है तो उसको बिल्कुल भी फायर नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट 10 बंदों को फायर करके उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउ। ये मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, इसीलिए मैं आज आपको समझाने आया हूं कि क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और किस टाइम पे करनी चाहिए। ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है कई लोगों के लिए, और कई लोग इस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेशन की बात जब चल रही है, अब मार्केट जब स्लो डाउन हो जाती है, इट्स फाइन, लाइक कंपनी थोड़ा स्लो हायरिंग करती है। अब पहले आती थी कोविड के बाद, हमारे पास डेली की 4 या 5 कॉल्स आ जाती थी, तो हफ्ते की लगा लो 25 कॉल्स आ गई एस्टिमेट, मतलब मोटा मोटा। अब उसके बाद बहुत ज्यादा मार्केट हाइप हुई, रोज की 10 से 12 कॉल्स आने लग गई, ठीक है। अब उससे क्या होता था, एक बच्चा अगर किसी को 5 लाख का मिला है, वो 7 लाख का, 8 लाख का, 13 लाख तक पहुंच गया, वो कंपनी के लिए सिरदर्द बन गया था। अब फिल्ट्रेशन चल रही है, जैसे अब पानी आता है हमारी, हम घर पे उसको फिल्टर करते हैं तब पीते हैं। सो दैट इज व्हाट कंपनीज आर डूइंग राइट नाउ। तो कंपनीज क्या करती हैं, अब फिल्ट्रेशन चल रहा है, जो बच्चे अनस्किल्ड हैं, जो उनको पता नहीं चल पा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उसको निकाल रहे हैं। स्किल्ड वर्कर को बहुत टेस्टिंग के साथ ले रहे हैं। अगर उनको हायर भी करना है कोई 10 लाख वाला बंदा, अब उन्होंने पहले 2 अगर राउंड होते हैं, अब 4 राउंड कर दिए। ये है रिसेशन। आप कह रहे हो कि रिसेशन क्या है, ये है रिसेशन। अगर उनको 10 बंदे हायर करने हैं, वो कहते हैं क्वालिटी वाले 6 बंदे हायर करो। लेकिन अगर कोई आप 20 लाख का पैकेज दे रहे हो, 25 लाख का पैकेज दे रहे हो, मान लो 10 लाख का भी पैकेज दे रहे हो,
तो ऐसे बंदे हायर करो, पैकेज भी कम देना पड़े, कंपटीशन भी ज्यादा हो, और उनको तरसा के ऑफर दो। तो ऑफर पहले इमीडिएट ऑफर दे देते हो, अब ऑफर भी बहुत तरीके से दे रहे हैं डिजाइन करके। अभी रिसेंटली जो हमारे पास ऑफर आया एक बच्चे को, उसने फर्स्ट ईयर का जो पैकेज दिया है, जब करंट पैकेज है वो 6.5 का दे दिया उन्होंने। एक साल बाद उसका पैकेज हो जाएगा 9.5, वो लिखा हुआ है कि 9.5 हो जाएगा। दूसरे साल उसका पैकेज हो जाएगा 10 से 11 लाख के बीच में, नॉट एग्जैक्ट फिगर। ये एक ऑफर लेटर के अंदर कंपनी ने पहली उसकी ग्रोथ लिख दी ऑन द बेस। अब वो बच्चा सेलेक्ट कैसे हुआ, किन बच्चों के बीच में हुआ, दैट इज कंपटीशन। मतलब कंपटीशन बढ़ा के उन्होंने चीजें भी बढ़ा दी, और एक्स्ट्रा ऑफर्स, और मतलब ग्रोथ पहले से डिसाइडेड है कि इसकी ग्रोथ होनी होनी है। तो ऐसी चीजें कंपनी ने अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कंपनी शुड डू, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली कंपनीज आर डूइंग। तो ये है रिसेशन। आपके लिए रिसेशन ये नहीं है। अब कोविड के पहले क्या होता था ये सोचो, जब हम अप्लाई करते हैं, जब मैं नया नया था सेल्सफोर्स के अंदर, हमने कोविड से पहले अप्लाई किया है, तो हफ्ते में 5-6 कॉल्स ही आती थी, इससे ज्यादा कॉल्स नहीं आती थी बॉस। अगर तुम ये कह रहे हो कि रोज आप इंटरव्यू दे रहे हो, यार रोज इंटरव्यू देना है कोविड के बाद बहुत ज्यादा मार्केट ने बूम किया, इसलिए हो रहा था। अभी आपको वो सिचुएशन दोबारा देखने को मिलेगी जो कोविड के पहले थी। पैकेज अभी भी ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म थोड़ा मुश्किल है, बिजनेस ओरिएंटेड है, लेकिन पैकेज चैलेंजिंग मिलेंगे। पहले बहुत आसानी से पैकेज मिल रहा था, थोड़ा सा आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, अच्छे से आपको अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से आपको प्रेजेंट नहीं करोगे, दैट इज गोना पेन यू अ लॉट। बिकॉज अगर आपकी तैयारी भी अच्छी है, और काफी बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, बट उनको क्रैक नहीं हो रहा इंटरव्यू क्रैक कब नहीं होता, जब आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाओगे तभी इंटरव्यू क्रैक होगा बॉस। तो ये अपना ध्यान में रखना कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए, वो अलग सिनेरियो होता है, काम करना एक अलग चीज होती है, इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत अलग चीज होती है। सो ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं वीडियो के अंदर भी, तो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दो। आज का जो टाइम है ये, अब ये वो बच्चे हैं जो ट्रेंड है ऑलरेडी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नॉन ट्रेंड है उनके बारे में अभी करता हूँ बात। तो ये नॉन ट्रेंड बच्चों के लिए कह रहा हूँ, पैकेज अभी भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी 10 की जगह 4 हो गई है। तो ये सोच के चलो, जो कंपनी में आपको ऑफर मिलना है, दैट इज द लास्ट कंपनी एंड द फर्स्ट कंपनी दैट यू वांट टू क्रैक। अगर उस पोटेंशियल से जाओगे, और ये सोच के जाना कि जो बंदा मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है वो मेरे सामने कुछ नहीं, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, आई कैन क्रैक इट। अगर इस कॉन्फिडेंस से जाओगे और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, 101% आप क्रैक कर पाओगे। चाहे आप खुद से पढ़े हो, चाहे किसी और से पढ़े हो, चाहे हमारे से पढ़े हो, डजेंट मैटर। टू बी वेरी फ्रैंक, डजेंट मैटर। द ओनली मैटर इज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द इंटरव्यू। बट ये बात ध्यान रखना, अगर इंटरव्यू क्रैक हो गई, यू हैव टू वर्क इन दैट इंडस्ट्री वेरी हार्ड। क्योंकि आज अगर आपने रिसेशन के डेज में कंपनी को परफॉर्मेंस ना दी, every day they are calculating the performance. If you're unable to give the performance in any case, और आपने ना नुक्कर करी वहां पे काम के जब काम दिया गया, you will face consequences without any notice. So these are the things that is going on. Recession का मतलब समझो, recession हम कौन सा यार फाइनेंशियल मार्केट के अंदर है, हम उस इकोसिस्टम के अंदर हैं जहां पे we need to deal with the reality। ठीक है, अब यहां पे रियलिटी ये है कि मार्केट में, अब देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट की जॉब है, मैं बता रहा हूं, सेल्सफोर्स की जॉब है, एआई की जॉब है, ब्लॉकचेन की जॉब है, लेकिन जॉब 10 से लेके 3 पे आ गई है। तो डजंट मैटर यार, फिर क्या हो गया? अगर किसी की प्लेसमेंट 15 दिन में होनी थी, वो 1.5 महीने में हो जाएगी, सो व्हाट। जो 1.5 महीने का टाइम मिला है, आप ये नहीं सोचते कि आप जो 1.5 महीने का टाइम मिलेगा आपको काम करने का, मेहनत करने का, अपने आप को प्रिपेयर करने का, दैट विल मेक यू अ परफेक्ट एम्प्लॉय इन दैट कंपनी। और आपको कंज्यूम करने के लिए कितनी एग्जांपल्स मिलेंगी। व्हाई कांट यू थिंक लाइक दैट? और ये रूटीन बना लो कि सुबह उठ के आपको पहले 5 या 10 कंपनीज में अप्लाई करना है, सो दैट आपको दिन में 1 या 2 कॉल आ जाए। तो ये रूटीन बना के चलो। ऑफ कोर्स, और जो फ्रेशर्स हैं उनके बारे में भी बात करता हूँ, फ्रेशर्स के बारे में, और जो अभी जिन्होंने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये बात होगी, जो प्रिपेयर्ड बंदे हैं, जो प्रिपेयर्ड हैं, जो ऑलरेडी रेडी टू गो हैं, वो अपना प्रिपरेशन करते हैं और रोज सुबह उठ के अप्लाई कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस। और लिंक्डइन इज द राइट नाउ, लिंक्डइन इज द बेस्ट चॉइस टू अप्लाई। पोर्टल्स पे अप्लाई मत करना, क्योंकि मोस्टली वहां पे कंसल्टेंसीज हैं। जो कंपनीज आपको अगर कॉल कर रही है पोर्टल से, डेट इज वेल एंड गुड, वो भी naukri.com इंडिया में काम करता है। लिंक्डइन से डायरेक्ट कनेक्शन बना के आप कॉल कर सकते हो। कंपनीज मिड लेवल कंपनीज आर हायरिंग यार, डोंट अप्लाई फॉर बिग कंपनीज, दे आर नॉट हायरिंग। बिग कंपनीज में सिर्फ इंडियन एमएनसीज हायर करेंगी, अमेरिकन एमएनसीज ने थोड़ा टाइट कर दिया काम। सो बेटर ये है कि तुम मिड एमएनसीज पे ही अप्लाई करो या स्टार्टअप्स पे अप्लाई करो, डोंट अप्लाई फॉर एमएनसीज अभी के टाइम के लिए, 6 महीने के लिए जस्ट भी। और मैं ये कहता हूं कि कोई बुराई नहीं है उसमें, एक तो पैकेज अच्छा मिल जाता है मिड एमएनसीज में, स्टार्टअप्स में थोड़ी सी मेहनत है क्रैक करने की, वो आपको करनी पड़ेगी, और काम करने को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल जाता है। अगर बड़ी एमएनसी में जाते हैं तो काम करने को मिलता नहीं है। तो काम करना, अगर 1-1.5 साल अच्छे से काम कर लिया, फिर तो
you know what is a life, right? So this is how you need to deal with the recession. तो अपना mindset पहले से ही बना के रखो कि जब ये the days are not good or bad, the days are just slow. और अपने आप को ये समझ के चलो कि देयर इज इक्वल, जो पहले अपॉर्चुनिटी थी ना कोविड से वैसी ही चल रही है मार्केट. तो डोंट कंसिडर इट स्लो डाउन. ठीक है, लाइक नहीं आ रही कॉल, 2-4 दिन नहीं आ रही, नो नीड टू वरी यार, चिल मारो, अपना ध्यान दो कि क्या क्या चीजें मेरी रहती हैं उसको कवर अप करो. जैसे ही वो कवर होती है रोज अप्लाई करना शुरू कर दो. फिर देखो कि इंटरव्यू के अंदर मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ नहीं लैग कर रहा हूँ. अगर वो कवर अप हो रही है वो चीजें जहां आप लैग कर रहे हो तो आपको टाइम मिल रहा है यार. एंड दिस इज द गोल्डन टाइम. अब बात करते हैं जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये जो टाइम होता है ना, अब ये फ्रेशर के लिए सबसे बढ़िया टाइम, क्योंकि कंपनीज के पास रिसोर्सेज थोड़े कम हो जाते हैं. तो वो सोचती हैं कि मैं फ्रेशर को हायर करके अपने तरीके से ट्रेन करूँ. ये कोई नहीं सोचता. ये छोटी कंपनी सोचेंगी, मिड लेवल कंपनी सोचेंगे, और आपको कोई बताएगा नहीं इंटरनेट में, ये मेरी श्योरिटी है. एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग. अभी जो मेरे मोस्टली जो ऑफर्स आ रहे हैं वो आप देखो, मैंने अभी लास्ट मंथ जो ऑफर डाले हैं इंटरनेट के ऊपर 18-19 ऑफर लेटर डाले हैं. उसके अंदर 9 ऑफर लेटर्स फ्रेशर्स के हैं. कंपनी ज्यादा फ्रेशर्स को प्रेफरेंस दे रही है आज के टाइम में. लेकिन फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये उनके लिए गोल्डन टाइम है. जब मार्केट थोड़ी सी अप हो जाएगी या मार्केट खुल जाएगी, देन दे विल लुक आफ्टर एक्सपीरियंस गाइस. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. फ्रेशर्स के लिए आज का टाइम गोल्डन टाइम है. ये मेरा फ्रेशर को एक लाइन में सब कुछ कहना है. और फ्रेशर अपने आप को ये मत समझे कि बिना स्किल के आप चले जाओगे. फ्रेशर पूरा ट्रेंड होना चाहिए. उसको पहले कोई छोटी लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट, फिर LWC भी आना चाहिए, मैंडेटरी है. इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है. करनी है कर लो, दैट इज योर अपॉन. की टाइम है तो कर लो, नहीं है LWC तक कर लेना, वो दैट इज मोर देन एनफ. ठीक है. रेस्ट जो बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा डर है कि पढ़े ना पढ़े, करे ना करें, 6 महीने बाद करें. मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं. आपका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, मान लो मैथ्स का एग्जाम है, तो क्या करोगे? 2 दिन पहले पढ़ोगे? 3 दिन पहले पढ़ोगे? तुम्हें पता है कि अगर मैं हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करूंगा फिर भी मेरे एवरेज मार्क्स आएंगे. अगर मैं 2 दिन पहले पढ़ूंगा या 1 दिन पहले पढ़ूंगा तो शायद मैं फेल भी हो सकता हूं. सेम केस अप्लाइज हियर. अब ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं. अब यहां पे यू नीड टू डील विद मल्टीपल थिंग्स. क्या मल्टीपल थिंग्स सर? मल्टीपल थिंग्स का मतलब ये है यू हैव टू डील विद मल्टीपल टेक्नोलॉजीज. अब इसको प्रोसेस करने के लिए 6 महीने लगेंगे. 5-6 महीने अक्सर लग जाते हैं एवरेज बच्चों को. मतलब 4-4.5 महीने ट्रेनिंग. मतलब अगर आप खुद को ट्रेन करते हो तो 3-4 महीने में ट्रेन हो जाता है इंसान. अगर कहीं पढ़ते हो वहां पे भी 3-4 महीने में ट्रेन हो जाता है. उसके बाद खुद की प्रैक्टिस करता है 1-1.5 महीना. तो कंसिडर करके चलो कि 6 महीने में एक बंदा पहले तो बनाता है सलाह कि मैं करूँ ना करूँ, कोई भी कुछ भी है. बट यहाँ पे अगर आप 5-6 महीने में ट्रेन करते हो अपने आप को और आप पूरी फुल फ्लेज मार्केट में उतरते हो तो आपको बहुत सारा टाइम, 6 महीने इज वेरी बिग टाइम, यू नो. अगर आप दिसंबर से शुरू करते हो तो जून जुलाई तक आप ट्रेन हो रहे हो. तो आप ये कंसिडर करके क्यों नहीं चलते? अब मैंने आपको क्या कहा कि आधा निकल गया, आधा रह गया टाइम. उसके बाद तो कभी ना कभी तो मार्केट खुलेगी ना. और एक और बात बता दूं, चाहे रिसेशन आए चाहे तूफान आ जाए, बिना आईटी के आज बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है. आप आईटी को स्टॉप नहीं कर सकते. अब यूरोप का मान लो, एक यूरोप का TCS यूरोप का वो देखता है, रेलवेज देखता है, रेलवेज के सॉफ्टवेयर देखता है, नेटवर्किंग देखता है. क्या रेलवेज अपनी सर्विसेज रोक देगी रिसेशन के कारण? नो, राइट. वो पब्लिक सर्विसेज बढ़ा देंगी. तो सर्विसेज अगर बढ़ाएंगी तो सिर्फ वो उसके ऊपर भी लोड पड़ेगा सॉफ्टवेयर के ऊपर. तो डेट इज अंडर TCS, तो CTS को ज़्यादा पैसे मिलेंगे. सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. तो बिजनेस इज ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि रुक जाएंगी, रुकेंगी नहीं, चीजें बढ़ेंगी. और आज मैं आर्टिकल मैं अभी आज 29 सितंबर चल रहा है और मैं आपको ये चीज, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आज ही आर्टिकल पढ़ के हटाऊं. आज ही मैंने आर्टिकल पढ़ा है. आर्टिकल में ये लिखा था कि यूरोप ने पहले से ज्यादा हायरिंग करनी शुरू कर दी है बिकॉज दे रिक्वायर IT गीक्स. अब आप इस चीज को कैसे लेते हो आई डोंट नो. लेकिन अगर आप ये आर्टिकल पढ़ लो, मेरे ख्याल 2-3 दिन पुराना आर्टिकल है, 25-26 को छपा था ये. तो वहां पे मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, दैट इज व्हाट रिटन. तो अब ये पॉजिटिव साइन, नेगेटिव? इट्स अ पॉजिटिव साइन बिकॉज देयर इज अ डिमांड ऑफ IT गाइस. अगर आपको मान लो आज भी आप स्टार्ट करते हो या कल भी स्टार्ट करते हो या जैन से भी स्टार्ट करते हो, तब भी 6 महीने लगेंगे प्रोसेस करने में. जब तक मार्केट खुलेगी, चाहे वो 6 महीने बाद खुले, चाहे मान लो 1 साल बाद खुले, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड. टिल देन, तब तक तो टाइम लग जाएगा ना. और जब आप प्रिपेयर्ड होगे तो सबसे पहला चांस उनको ही मिलेगा जो उस टाइम प्रिपेयर्ड होगा. याद रखना मेरी बात. जो स्केयर्ड होगा वो उस टाइम पे सोचेगा अब ओपनिंग हो गई है, अब मैं करता हूं अप्लाई. स्टॉक तब खरीदा जाता है जब वो गिरता है, तब नहीं जब वो पीक पे होता है. जो पीक पे खरीदते हैं वो हमेशा नुकसान खाते हैं. तो इस बात को ध्यान में रख के
आप ये कंसिडर करना कि आपको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है. सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी. अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, किसी से भी पढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम. चाहे आप फुल स्टैक कर रहे हो, चाहे आप सेल्स फोर्स पढ़ रहे हो, चाहे एसएपी पढ़ रहे हो, कुछ भी भाई दोस्तों कर रहे हो तुम, दिस इज द राइट टाइम टू ओनली स्टडी. देयर विल बी राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स. और जब मैं उस टाइम कहता था कि अभी अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करो, तब लोग मुझे मेरे ऊपर मेरे कपड़े फाड़ने को आते थे, भाई क्या कह रहे हैं. नाउ अब मैं ये कहता हूँ कि अभी पढ़ो, अभी पढ़ने का टाइम है. मैं आज भी आपको ये मैं वही कह रहा हूँ कि माइंड माई वर्ड्स. 6 महीने बाद आप मेरे पास आओगे कॉन्ग्रेचुलेशन का डिब्बा लेके कि सर लग गया, हो गया. और ये वो बच्चे होंगे जो आज के टाइम पे बात सुन रहे हैं. ठीक है, तो बेटर ये है गाइस कि अपना जो कंसंट्रेशन है, दिस इज द राइट टाइम टू मेक योर प्लेटफॉर्म परफेक्ट, स्किल सेट परफेक्ट, ताकि जब भी बड़ी मार्केट ओपन हो, बड़ी कंपनीज ओपनिंग हो, तब शायद जो बच्चे अभी जॉब्स पे लग रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, और जो लगना चाहते हैं, जो वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तो अप्लाई करने का आपको सबसे पहले चांस मिलेगा. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल कि ये टाइम का फायदा उठाया जाए. ये टाइम का फायदा तभी उठा सकते हो जब आप अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करके इस टाइम को वेस्ट. अगर आपकी मान लो जॉब खतरे में है या कोई कंपनी आपको लगता है कि फायर करने वाली है, डोंट वरी यार, चिल मारो. टाइम अच्छा बुरा आता रहता है. फाइंड अनदर जॉब, थोड़े कम पैसों की जॉब ढूंढ लो, बट इस टाइम को लर्निंग में ढूंढो और अपने अंदर एक ईगो लेके चला करो. अगर मान लो कोई कंपनी ऐसा कर भी रही है और काफी बच्चे इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल फील कर रहे हैं, और बिकॉज कंपनीज आर डूइंग वेरी बैड विद देम. मेरी काफी बच्चों से बात हुई है, एंड अच्छा नहीं लगता यार जब आपके पास करोड़ों रुपए जब कमा रहे होते हो तुम, तब तुम कुछ देते नहीं हो उनको. और जब तुम मुश्किल में होते हो 6-7 महीने के लिए, अगर आप मुश्किल में हो भी गए, तो यू शुड डील विद दैट, राइट. तो तुम जो प्रॉफिट कमाया तुमने 10 साल 15 साल, वो कहाँ गया तुम्हारा? वो तुम्हारे पॉकेट में चला गया. तो अगर वो जो एम्प्लॉयज हैं, जो 100 एम्प्लॉय है, उनको तुम्हें पता है कि तुम अगले 3 साल तक उनको खिला सकते हो, तुम क्यों नहीं खिला रहे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा. छोटी सी चीज होती है. अब स्टार्टअप इतने बड़ी बड़ी फंडिंग लेके बैठे हैं, उनको अपने औकात के हिसाब से हायरिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से. बड़े बड़े स्टार्टअप बने फिर रहे हैं, $1 बिलियन $1 बिलियन $1 बिलियन. क्या फायदा उस $1 बिलियन का इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन योर एम्प्लॉयज? दैट इज बुलशिट. ठीक है, लाइक मेरा काम है गाइड करना, मैं बच्चों को रियलिटी दिखाता हूँ, बट मुझे ये जब ऐसी बुलशिट करती है ना कंपनीज, दिस इज, मैं क्या बोलूँ. और किसी भी नाम पे काफी कंपनीज अपने डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज लेके आ गए फायरिंग करने के लिए, कि हमने ये बंदे फ्रॉड के उसमें फायर कर दिया हमने. अभी फायरिंग करनी है? जब तुम्हें प्रॉफिट्स आ रहे थे तब फायरिंग करते, तब आपको फ्रॉड या मिसबिहेव नहीं लग रहा था. एंड वो जो बंदे फायर कर रहे हैं, दे आर लाइक कि उनकी जॉब तो पहले तुम खतरे में होती है कि तुम्हें फायर कर देंगे, हायर कर लेंगे. when they are well settled, when they know how your ecosystem work, then you are firing them. ठीक है, लाइक बच्चों को नहीं पता होता किस कंपनी में जाना है, किस कंपनी में नहीं जाना, बट कंपनीज एटलीस्ट, मेरी शायद अगर एक भी सीईओ या एमडी कोई मेरी बात सुन रहा होगा ना, तो ये शुड कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. या तो अपने औकात के बाहर हायरिंग ना करो, अगर करी है तो इतना चीजें याद रखो कि अपने पॉकेट में जितने पैसे हैं ना, उस हिसाब से हायरिंग करो. तो ये चीज कर रहे, मतलब उनका तो घर बार हिल जाता है यार, जिसकी जॉब चली जाती है. दैट इज टफ टाइम. तो ना तो वो बेचारा, अब मान लो किसी की जॉब चली गई है, मेरे पास पता नहीं कितने बच्चे आ गए हैं, 3, पता है, मतलब आई वाज लिटरली, मैंने कभी ऐसा स्ट्रेस फील नहीं किया. मैंने जब अपनी जॉब से मैं चला गया था, मैंने तब भी ये स्ट्रेस फील नहीं किया. नाउ आई फेल्ट, बिकॉज मेरे पास इतनी स्टोरीज लेके बच्चे आते हैं, और आई फील पिटी यार कि मैं क्या कर सकता हूँ इन लोगों के लिए. मैं कहीं से बहुत लोगों को प्रेशराइज करता हूँ. मैं अपने बच्चों को जो जॉब प्रोवाइड जितनी मैं मेरे तरफ से हो सकती है मैं देता हूँ. मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, यूट्यूब पे करते हैं, वो तुम लोगों के लिए इसलिए करते हैं कि तुम लोग कहीं ना कहीं टिक जाओ, किसी कंपनी में तुम्हारा हो जाए. तो मैं आपको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी जॉब करते हो ना, आप ठीक है, स्टार्टिंग में जब आपको अपनी फैमिली स्टेबल करनी है तो आप जॉब करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो. चाहे आप ऑटोमोबाइल में कर रहे हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल में कर रहे हो, चाहे बीपीओ में कर रहे हो, कर लो. बट ये याद रखना, जो 18-19 या 20 हज़ार रुपये तुम कमा रहे हो, दैट इज नॉट द एक्चुअल मनी यू आर मेड फॉर. तुम हमेशा ये सोचो कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, चाहे वो मैकेनिक्स का काम हो, चाहे वो गाड़ी ठीक करने वाला काम हो, चाहे वो काम स्किलफुल होना चाहिए. स्किलफुल काम क्या होते हैं? स्किलफुल काम ये होता है कि अगर तुम्हें मान लो कोई ट्रक का इंजन दे दिया, खोल के इसको ठीक करना है, वो स्किलफुल काम है. स्किलफुल काम क्या है? आपने कोई कोड लिखा, उस कोड को ठीक कर दिया, वो स्किलफुल. आपको कोडिंग करनी आती है, ठीक है. हर काम के ऊपर जहां तुम्हारा हाथ का काम हो, तुम्हारी टेक्निक का काम हो, जहां तुम्हारी कला हो, कोई पेंटिंग करनी है वो स्किलफुल है, कोई आर्किटेक्चर है वो स्किलफुल काम है, ठीक है. अब हर प्रोफेशन, अपना डॉक्टर एक स्किलफुल डॉक्टर है, राइट. तो स्किल होना चाहिए हर चीज के अंदर. तो अगर कोई अपने आप को ग्रो करना चाहता है और चाहता है कि उसको लग रहा है कि कमिंग डेज और कमिंग ईयर्स आर डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव,
टुवर्ड्स हिज फैमिली और इन अ डिफरेंट कंडीशन, अब यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन चल रही है और मुझे एक्चुअल में अंदाज़ा था इस चीज़ का कि मेरे पास ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं स्टूडेंट्स की, जो अब ना तो वो बच्चा बेचारा कुछ करने लायक होता है, ना वो बेचारा ट्रेनिंग ले सकता है किसी, बिकॉज ऑलरेडी फायर्ड है, वो क्या किसी से ट्रेनिंग लेगा, वो क्या कब पढ़ेगा, और उसकी मेंटल स्थिति इतनी बिगड़ जाती है, ना तो वो खुद पढ़ सकता है ना वो किसी को बता सकता है, बिकॉज देखो पेरेंट्स नहीं समझ पाते ये चीज़ें, फ्रेंड्स समझना चाहते नहीं है, और फैमिली में तो वैसे ही आजकल देयर इज नथिंग। सो अगर आपको, और सबसे पहले मैं आपको चीज़ कहना चाहता हूँ, एक अपने आप को ना खुद को पॉजिटिव रखो हर एजेंडा पे, भले कुछ भी हो रहा हो तुम्हारे लाइफ के अंदर, तुम ये सोचो कि एक दिन आएगा व्हेन देयर विल बी अ आई नीड टू सर्व पीपल। तो पता है, मैं अपने दिमाग में ये सोच के चलता हूँ हमेशा कि मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो तो मेरी हैं, जो दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी मेरी हैं। आई नीड टू डील विद एवरी गाय, जो बच्चों की कई बार नहीं भी होती है प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि हमारे, ऐसा है कि काफ़ी बच्चों की हो जाती है, काफ़ी बच्चों की नहीं होती है, तो आई नीड टू प्रेशर, आई डोंट प्रेशराइज देम, आई यूज टू कॉल देम, मोटिवेट देम, और कई बार आपके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई दोस्त, कोई भाई फायर वायर हो गया या कुछ भी और अपनी तकलीफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। अगर उसकी बात तुम सुनोगे और वो अच्छा फील कर रहा है, वो थोड़ा रो भी रहा है आपके पास, तो दैट इज गुड फॉर हिम एंड दैट इज एक्चुअली ह्यूमैनिटी। किसी को पैसे दे के आप ह्यूमैनिटी कमा रहे हो, किसी को वो अच्छी सेवा है, दैट इज ह्यूमैनिटी। तो अगर कोई तकलीफ में है, अगर कोई परेशानी में है, तो और आपका दोस्त है, आपका भाई है, तो आप चाहे उसकी हेल्प ना करें, यू आर हेल्पलेस फॉर वट एवर सोल्यूशन इज लुकिंग फॉरवर्ड, बट ट्राई टू लिसन हिज प्रॉब्लम और फिगर आउट करो कि उसकी प्रॉब्लम को कैसे जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। और हमेशा हफ्ते के अंदर एक कॉल करके जरूर पूछो उस बंदे को कि भाई आर यू फाइन नाउ, कोई बात नहीं, वील डू द आउटिंग्स। तो आउटिंग्स करनी स्टार्ट करो और अपने आप को फ्रेश रखो। देखो संसार है, ये चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती हैं, थोड़ा सा इंसान को थोड़ा लाइक अपने जिसको आप मानते हो भगवान है, तो उनको भी थोड़ा सा वो दो कि बी ए रिलीजियस गाय, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको भी आप मानते हो, डू सम रिलीजियस एक्टिविटीज। सेकंड, डू some walking, do some exercise, do meet with the people, this is the right time. So don't, this is how we people also deal with our situations. तो हमारे बिजनेस के अंदर काफ़ी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी लाइफ में लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, लाइफ है तो सोल्यूशन है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी, तो मैं काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो दैट इज हाउ यू नीड टू डील विद योर एंड अदर सिचुएशंस ऑल्सो। तो दैट वाज द टुडे एजेंडा, लाइक अ सेशन। तो बेटर ये है कि तुम अपने आप को ओपन रखो, बी वेरी कूल विद द थिंग्स, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, टेंशन लेगी तेल लेने दो, डोंट वरी अबाउट टेंशन। तो अपना फोकस करो कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूँ विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, चाहे वो आप खुद पढ़ लो घर पे, बहुत सारे सोर्सेज हैं। इफ़ यू हैव गुड फाइनेंस तो आप ट्रेडिंग भी ले सकते हो किसी से भी, ऐसा नहीं भी इस बंदे के पास ही जाना है, इस बंदे के पास ही जाना है, कहीं भी जाना है, आप दिल खोल के जाओ, आराम से पढ़ो, अपना शांति से पढ़ो, और जितना कम हो सकता है उतना कम एक्सपेंस करो, दिस इज द रिसेशन। तो इससे डील करना, फाइट करना सीखो, और आगे अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन होती है, यू नीड टू नो हाउ आई फिगर आउट एट दैट टाइम एंड हाउ नीड टू फिगर आउट इन द फ्यूचर। सो ट्राई टू सेव मनी, डू save your money, do help your friend to save his money, don't spend lot, eat home food so that you can save money after all, and be happy guys, chill करो। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। एंड डरना नहीं है, रिसेशन से बिल्कुल डरना नहीं है, अपना फोकस करो स्किल के ऊपर, जब ये दिन जाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक्स।